हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी में। तो हम क्लास 12th फिज़िक्स पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जो हमारे एनसीईआरटी के थे, एग्जाम्पल 1.2, 1.3। तो चलो, कूलम्स लॉ हमारा पूरा नहीं हुआ था, एक बार और उसको अच्छे से उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो हम समझते हैं। हमने ये चीज़ समझी थी कि दो चार्जेस अगर हमारे पास पड़े हुए हैं, अगर ये प्लस Q1 चार्ज है और इससे R डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या था हमारा? कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। और K की वैल्यू जो थी वो हमने लिखी थी कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी था। और K की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर। तो आज हम बात करेंगे एप्सिलॉन के बारे में। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन है हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी क्या है, वो है एप्सिलॉन, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट अगर लिख लेते हैं तो नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? वैक्यूम को। अगर मैंने नॉट नहीं लिखा एप्सिलॉन के नीचे तो वो कोई भी मीडियम हो सकता है। मतलब ये क्या है? परमिटिविटी है किसकी? जिस मीडियम के अंदर हमने दोनों चार्जेस को रखा हुआ है। अगर मेरे दोनों चार्जेस एयर के अंदर रखे हुए हैं, वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं, तो मैं एप्सिलॉन नॉट लूँगा, ठीक है। और अगर मेरे दोनों चार्जेस जो हैं वो किसी वाटर के अंदर रखे हुए हैं तो मैं उसकी परमिटिविटी लूँगा। अब देखो, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है ये अभी हम समझते हैं ध्यान से। क्योंकि परमिटिविटी नाम से तो हमको ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को परमिट कर रहा है ना, किसी चीज़ को परमिट कर रहा है। मतलब अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या फोर्स ज़्यादा होगा? अरे नहीं, परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा नहीं होगा। परमिटिविटी समझते हैं ध्यान से एक बार। पहले ये चीज़ हम देखते हैं। अगर K की जगह मैं पूरी ये वैल्यू लिख दूंगा, अगर देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये दिमाग से निकालो कि अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। नहीं, दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी। मतलब अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स डिक्रीज हो रही है। तो ये परमिटिविटी करती क्या है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज़ द property of medium due to which it permits, it मतलब वो मीडियम परमिट करता है, it permits its own field to decrease। किसके लिए परमिट करता है? टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। समझ पा रहे हो? ये परमिटिविटी क्या है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के तहत हमारा मीडियम क्या करता है? मीडियम अपनी फील्ड को बोलता है जाओ और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन कोई सा भी हो सकता है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, बोलता है जाओ उस अट्रैक्शन को जा करके डिक्रीज करो, ठीक है। समझ में आया परमिटिविटी का मतलब? ठीक है। तो हमने यहाँ पर जैसे एप्सिलॉन नॉट लिखा, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो यहाँ पर नोट करके हम इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है ये भी हम देख लेते हैं। ये है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट जो है वो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी हमारे K की यूनिट की, ठीक है ना, ये है। और एक चीज़ और हम इसके अंदर देखेंगे कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो मिनिमम रहती है, किसके लिए मिनिमम रहती है? फॉर वैक्यूम और एयर, जो कि है हमारी एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम रहेगी तो इसका मतलब क्या है? फोर्स मैक्सिमम रहेगा किसके लिए? फॉर वैक्यूम और एयर,
ठीक है, वैक्यूम और एयर के लिए फोर्स हमारा मैक्सिमम रहेगा। ये चीज़ समझ में आई? अरे अगर एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम है, यानी कि ये वाली चीज़ मिनिमम है, ये छोटी सी छोटी है, तो हमारा फोर्स तो लार्जर होगा ना। यानी कि अगर दोनों चार्जेस को मैंने, इन दोनों चार्जेस को, Q1 Q2 चार्जेस को एयर के अंदर इनको रखा, तो मान लो इनको फोर्स जो मिला है वो मिल रहा है, इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और इन्हीं दोनों चार्जेस को मैंने वाटर के अंदर रख दिया तो 20 से कम ही मिलेगा डेफिनेटली। चाहे किसी और मीडियम में रख दिया मैंने, मर्क्यूरी के अंदर रख दिया, तो भी डेफिनेटली 20 से कम ही मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स दो चार्जेस के बीच में जब लगता है वो किस केस में लगता है? व्हेन दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और इन एयर, बिकॉज इन दैट केस द परमिटिविटी इज मिनिमम। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक कहानी? चलो अब एक और चीज़ देखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो चलिए अब समझते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम में आएगी। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी से कह देते हैं। ठीक है, सिंपली क्या है? रेशियो है किसका? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ हमने अभी पीछे देखी कि एफ नॉट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो हमारा एफ एम, यानी एफ एम मतलब कोई भी मीडियम है, वो मीडियम चाहे वाटर हो, चाहे मर्क्यूरी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई गैस हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ नॉट अपॉन एफ एम। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये मेरा रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। तो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये क्या है? सिंपली रेशियो है, रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, सिंपल सी टर्म है ये। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसकी एप्लीकेशन किस तरह से आएगी? बहुत सिंपल टाइप का अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लो हमको बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है कितनी है? 81 है। फाइंड करो परमिटिविटी ऑफ वाटर, वाटर की परमिटिविटी फाइंड करो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे करेंगे हम? तो हम सिंपल रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 81 लिखेंगे। अब हमको पता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? अरे पता है ना, एप्सिलॉन एम, एम यानी मीडियम, मीडियम क्या है? वाटर, एप्सिलॉन वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 81। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमको पता है, अभी पीछे पेज पे देखा हमने। तो 81 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट करेंगे। फाइनली हमको परमिटिविटी ऑफ वाटर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ हमको ग्लास दे दी, कितनी? ग्लास की दे दी 7। ठीक है, फाइंड एप्सिलॉन जी, यानी कि परमिटिविटी ऑफ ग्लास निकालो। तो वो भी ठीक इसी तरह से हम करेंगे। एप्सिलॉन जी डायरेक्टली अब हम कर सकते हैं, 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, 7 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी? ठीक है, तो बस ये था परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक नोट डाल के हम चीज़ लिख लेंगे, नोट डाल के इसके बाद में कूलम्स लॉ के बारे में ही है कि कूलम्स लॉ इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि कूलम्स लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है। कैसे भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ? मतलब इस तरह से है ना कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस तरह से है ना, यानी कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। यानी कि इसका F और R के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, F और R के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बनेगा ना, है ना। अरे इस चीज़ को देखो, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जब यहाँ पर ऐसा रिलेशन किसी भी लॉ के अंदर दिखेगा हमको, कूलम्स लॉ ही नहीं, हम आगे भी अगर कोई लॉ पढ़ेंगे उसके अंदर फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, या जो भी हमारी ये टर्म है, दो टर्म्स आपस में इन्वर्स स्क्वायर से रिलेटेड हो, यानी कि एक टर्म दूसरी टर्म से अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, दूसरी टर्म के स्क्वायर से,
एक टर्म दूसरी टर्म के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, जैसे कि यहाँ पे फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो ऐसे लॉज को हम कह सकते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ है ये, ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। अब इसके अंदर बेसिक जो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं वो कुछ इस प्रकार से पूछ लेते हैं, मान लो ऐसे पूछ लेते हैं, देखो क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूँ मैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, हमारे जेई नीट के अंदर भी आ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चंस बेसिक लेवल के, और हमारे बोर्ड में भी ऐसे आते हैं क्योंकि बहुत सिंपल लेवल के हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। बोल दिया कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच का जो फोर्स है वो कितना है, F है। तो बोलो फोर्स कितना होगा, हमसे पूछेंगे फोर्स कितना होगा पहली केस में व्हेन R इज डबल्ड, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया। फिर दूसरा बोल दिया व्हेन R इज हाफ्ड, इसको हाफ कर दिया, ठीक है, यानी कि दो चार्जेस हैं, उन्होंने पहले से बता दिया हमको कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स ऑलरेडी F है, ठीक है, और अगर हम उन दोनों के डिस्टेंस को अगर डबल कर देंगे तो अब फोर्स कितना होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, सिंपली हम जानते हैं, फर्स्ट केस ले लेते हैं, तो दूसरा फोर्स लगाना है हमको तो F डैश लिखेंगे भाई। इस केस में हम मान लेते हैं कि फोर्स कुछ अलग होगा, ठीक है, जब डिस्टेंस R थी तो फोर्स F था, अब डिस्टेंस R की डबल हो गई, कितनी हो गई, 2R हो गई, ठीक है, यानी कि पहले हम लिखेंगे फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दोनों चार्जेस के बीच में 2R है, तो इस केस में फोर्स कितना मैंने ले लिया, F डैश, फॉर्मूला तो वही रहेगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह 2R का स्क्वायर कर देंगे हम, 2R का होल स्क्वायर। इनिशियल ये यहाँ पर जब ये था, एक बार ध्यान से समझो, जो गिवन था फोर्स F गिवन था, और हम जानते हैं F की वैल्यू कितनी होती है, F की वैल्यू कितनी होती है, मैं जानता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको पहला केस बोल दिया अगर R डबल हो जाए, तो मैंने R की जगह 2R रख दिया, अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, देखना क्या होगा, कि Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर, ये F डैश की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है, ये टर्म कौन सी टर्म बन रही है, F वाली, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F डैश इज इक्वल्स टू F बाय 4 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट केस आ गया कि जब अगर R मेरा डबल हो जाएगा, R डबल हो जाएगा तो फोर्स जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4 टाइम हो जाएगी, 4 गुना कम नहीं, 1/4 टाइम हमारी फोर्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका, जब मेरा R हाफ हो जाएगा, जब R हाफ हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर 2 to 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर आ गया 4। अब ये जो टर्म है ये कौन सी है, ये तो मेरी F की टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ F डैश इज इक्वल्स टू 4F। तो यहाँ से दो बहुत ही खूबसूरत से रिजल्ट हमको मिले हैं कि अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे, अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, है ना, और अगर डिस्टेंस कम कर देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। और कैसे बढ़ रहा है, अगर डिस्टेंस को मैंने हाफ कर दी तो 4 टाइम्स बढ़ रहा है, डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दी तो ये 1/4 टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से कैसा रिलेशन हो गया, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला रिलेशन हो गया, और ये बहुत ही अच्छा हमने एग्जाम्पल दिखाया है, बहुत अच्छा है, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में भी हमसे पूछ सकता है कूलम्स लॉ, कई बार पूछा भी है बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है, क्योंकि जो कूलम्स लॉ है वो फोर्स बता रहा है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसको वेक्टर के अंदर भी हमको लिखना आना चाहिए। देखो ये तो बेसिक फार्मूला है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमको पता है। अब यहाँ पर अगर वेक्टर बोल दिया तो हम यहाँ पर लगा देंगे वेक्टर का साइन, और यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो है ही मेरा, ठीक है, बट यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, R कैप। R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसका, क्योंकि कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और एक्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। 3 स्टेटमेंट बोले थे मैंने कूलम्स लॉ के अंदर, एक्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। तो अब वो स्ट्रेट लाइन के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन दे पाएंगे हम, स्ट्रेट लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दे पाएंगे अगर उस स्ट्रेट लाइन का यूनिट वेक्टर मेरे पास होगा।
ठीक है। तो ये जो आर है ना, इसी का यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पर लिख रखा है आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो है मेरी, ये भी एक कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म के अंदर। अगर हम चाहें तो आर कैप की वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो आर कैप की वैल्यू हम जानते हैं, वेक्टर हमने पढ़ा था 11th के अंदर, आर कैप की वैल्यू होती है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड। इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। देखो ये मैग्नीट्यूड लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, ये मैग्नीट्यूड लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। आर इज इक्वल टू ये दोनों, ये कुछ अलग टर्म नहीं लिखी मैंने, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं इस फॉर्मूले को इसकी मदद से थोड़ा सा और एक बार मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो मैंने आर स्क्वायर तो ये लिखा हुआ ही है, आर कैप की जगह मैंने ये लिख दिया आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, फिर आर से आर मल्टीप्लाई होगा तो के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। इस तरह से एक एग्जाम में था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही था, ऑप्शंस दे रखे थे। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे कूलम्स लॉ के अंदर तो नीचे आर स्क्वायर होता है, आर क्यूब तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। अरे ऐसा मत कर देना, ध्यान से समझना, ये वेक्टर फॉर्म है। जिस बच्चे ने वेक्टर फॉर्म पढ़ी होगी उसको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अगर ऐसा ऑप्शन में दिया होगा तो। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और इसको डायरेक्टली इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू आर का वेक्टर। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने लिख दी इसको। ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने इसको लिख दिया। अब कई बार क्या होता है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी हमसे पूछा जाता है। पोजीशन वेक्टर का फॉर्म भी हम देख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो भी देख लेते हैं। अभी के अभी देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पोजीशन वेक्टर, कूलम्स लॉ की पोजीशन वेक्टर फॉर्म। अरे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर हम कोई भी दो वेक्टर्स को, कोई भी दो पॉइंट्स को विद रिस्पेक्ट टू एक ओरिजिन, एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। सपोज करो यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q1 रखा हुआ है, Q1 चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट चार्ज है। तो इस Q1 की डिस्टेंस अगर मैं ओरिजिन वेक्टर से बताऊंगा ना तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो ये R1 क्या बन गया, Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पर मैंने Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से बताऊंगा, अगर ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस बताऊंगा तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरा क्या बन जाएगा, R2 वेक्टर। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये R2 वेक्टर बन जाएगा। अब अगर हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ी है, ट्रायंगल लॉ पढ़ी है, अगर मैं 1 से 2 का डिस्टेंस मानूँ, देखो ये ऐसा वेक्टर है, ये ऐसा वेक्टर है, अगर मैं 1 से 2 का डिस्टेंस मानूँ तो ये मेरा वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये कब, अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, Q1 से Q2 की तरफ अगर मैं जाऊँगा, है ना, तो Q2 माइनस Q1 होगा। और अगर मैं Q2 से Q1 की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर Q2 से Q1 की तरफ जाऊँगा ना मैं अगर, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। दोनों ही सही हैं, समझ पा रहे हो? अगर मैं इधर जाऊँगा इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से, अगर ये देखो दूसरे कलर वाले पेन से बनाते हैं, अगर मैं Q2 से इधर जा रहा हूँ Q1 की तरफ, तो अब ये जो वेक्टर है ना, ग्रीन वाला वेक्टर, शायद दिख रहा होगा आपको, ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है ना, इस वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। और इसको अगर और अच्छे से डीपली समझना है, ये तो सिंपल ट्रिक बता दी मैंने याद करने की, कि फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। फाइनल किसके पास जा रहा है, R1 के पास। कहाँ से जा रहा है, R2 से जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लिख देंगे। बट अगर हमको अच्छे से समझना है तो हमको ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन वाला देखना पड़ेगा। उस हिसाब से हम देखेंगे कि जहाँ टेल मिल रहे हैं, हेडेड मिल रहे हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमारा ये मिल गया, R2 माइनस R1 वेक्टर मिल गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मैं पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ कूलम्स लॉ को, तो पहली बात तो ये F के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बोलो। R2 माइनस R1 ले लेते हैं, मैं मानूंगा कि यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है R2 माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, यही था, इनटू R कैप, R कैप यानी कि जैसे देखो मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ, R कैप ऐसे होता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड होता है। यही होता है ना इसका मतलब, बोलो।
यही होता है इसका मतलब, हाँ बिल्कुल यही होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर अगर मैं आर कैप लिखूँगा, यहाँ पर अगर मैं आर कैप लिखूँगा तो आर कैप को भी मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, आर कैप की जगह में डायरेक्टली, यार देखो अब इसको ऐसे तो नहीं लिख सकता ना मैं, R2 माइनस R1 का कैप होल कैप, या तो ऐसे लिख दूँ भाई मैं R2 माइनस R1 का होल कैप, ऐसे लिख दूँ, ठीक है। पर दिखने में इतना सुंदर नहीं लग रहा, हमको सुंदर बनाना है। और देखो ये जो है ये स्ट्रेट है, ये मॉड्स हैं, ये मैंने गलती से करली ब्रैकेट लगा दी, ये मॉड है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो मैग्नीट्यूड ही आएगा, जो वेक्टर बताएगा वो तो ये बताएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी मैं इस तरह से एक्सपांड करके लिख सकता हूँ, देखो किस तरह से, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर तो यहाँ पर था ही। अब इसको इस तरह से लिख दूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया करली ब्रैकेट, ध्यान से देखना, और यहाँ पर मैंने इसका लगा दिया मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड की पावर 3 इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कहीं हमको दे रखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कूलम्स लॉ, तो अगर ये भी दे रखा हो, बाकी के और ऑप्शन नहीं दे रखे हों, तो हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं और दूसरे फॉर्म्स भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमको पता चल जाए। ये जो हमने पोजीशन वेक्टर फॉर्म तो ये देख ली, अब वेक्टर फॉर्म क्या थी, के Q1 Q2 अपॉन क्या लिखा था पीछे, R क्यूब इंटू R वेक्टर, इस तरह से था। ये हमारा पोजीशन वेक्टर फॉर्म है। ये सिंपली वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। और नॉर्मल हमको पता ही है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये डायरेक्टली फॉर्म है जो हम फॉर्मूलाज के अंदर डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और न्यूमेरिकल्स के अंदर, यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। अब इस टॉपिक के साथ हमारा कूलम्स लॉ कम्प्लीटली पूरा हो चुका है, हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।